गुड इवनिंग क्लास। मृदा जल, सोयल वाटर, किसकी बात करेंगे? सोयल वाटर की आज हम बात करेंगे, मृदा जल की हम बात करेंगे। वैसे तो हमने सोयल जल कंपोजिशन पढ़ा था, उसमें किसकी बात कर ली थी? मृदा में उपस्थित जल की हमने बात कर ली थी। फिर हम इसको अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे कि इसमें मृदा में जो उपस्थित जल होते हैं, कुछ ऐसे जल होते हैं जिसको हमने खेत से निकालना पड़ता है, कुछ ऐसा जल होता है जो वेपर फॉर्म में रहता है, कुछ ऐसा जल होता है जो पौधों को मिलता है। तो हम अलग अलग जो पानी है, पानी की जो मात्रा है और पानी की जो फॉर्म है वो पढ़ेंगे, जो कौन सा है वो फसलों के लिए लाभदायक है और कौन सा नहीं है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको पढ़ेंगे। तो सोइल वाटर है वो कंपोजिशन में हमने किस तरह से पढ़ लिया था? इस तरह से पढ़ लिया था कि 25% भाग में क्या होगा? जल होगा और 25% भाग में ही क्या होगा? वायु होगा। ये हमने क्या कर लिया था? मोटा मोटा इसका पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसकी स्टडी कर ली थी कि 25% भाग में जो सोइल है उसके अंदर क्या रहता है? जल रहता है। 25% में ही क्या रहता है? एयर रहता है। एक चीज हमने नहीं पढ़ी थी कि जो इसमें क्या होते हैं, जो हम लोग सोइल की कंपोजिशन जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे, आगे जो सोइल की लैब में जाएंगे तब वहां पे हमें अलग देखना होगा। तो सोइल में उपस्थित क्या होता है? मैक्रोपोर, है ना, मैक्रो और माइक्रो, है ना, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रोपोर में क्या होता है? एक तो होते हैं छोटे रंध्र और एक क्या होते हैं? बड़े रंध्र। जो माइक्रोपोर होते हैं, जो छोटे रंध्र होते हैं, उसमें क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है। और जो मैक्रोपोर है, जो बड़े वाले पोर है, उसमें क्या भरा रहता है? वायु भरी रहती है। तो माइक्रोपोर है जो छोटे वाले रंध्र है, उसमें क्या भरेगा? जल भरेगा। और जो बड़े रंध्र है वो उसमें क्या भरेगा? वायु भरेगी। तो ये क्या है? सोइल वाटर। यहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोइल वाटर। अब ये हमारी क्या है? सोइल है। ये हमारी क्या है? सोइल है। तो दो तीन चीजें हमें, एक तो ये है, एक हम चीज पढ़ेंगे जल धारण क्षमता। एक हम क्या पढ़ेंगे? जल धारण क्षमता पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे जल अवशोषण क्षमता। दूसरी हम क्या पढ़ेंगे? जल अवशोषण क्षमता, जल अवशोषण क्षमता। ये दोनों चीज है वो क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। हो सकता है कि जिसकी जल धारण क्षमता है उसकी जल अवशोषण क्षमता क्या हो? कम हो, और जिसकी जल अवशोषण क्षमता है वो ज्यादा हो, पर जल धारण जिस तरह से, एग्जांपल से समझो, अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? सैंडी सोइल है, मतलब बालू मिट्टी है। तो बालू मिट्टी में हमने पानी डाला, डालते ही पानी नीचे, क्या पानी बहने लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी पानी नहीं बहता। हम जितना पानी डालो जल्दी से वो क्या चला जाता है? नीचे चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जल अवशोषण क्षमता क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर हम उस पानी को थोड़े, मतलब अगर सुबह हमने पानी डाला और शाम को अगर हम देखेंगे तो हमारी ये जो सोइल है, हमारी मृदा है, वो क्या मिलेगी? हमें सूखी मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा कि क्या उस पानी जो हमने उस मृदा में पानी दिया, क्या उसको धारण करने की क्षमता रही उसमें? तो है वो धारण करने की क्षमता नहीं रही, क्योंकि सारा पानी है वो गुरुत्वाकर्षण बल की, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या चला गया? नीचे चला गया। तो हम ऐसा मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि बालू सोइल है, बालू मिट्टी है, उसकी जो जल धारण क्षमता है वो क्या है? बिल्कुल कम है। और जो जल अवशोषण क्षमता है वो क्या है? ज्यादा है। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे क्या है? दोमट मिट्टी है, या फिर क्या है? जो चिकनी मिट्टी है वो है, तो हमने पानी डाला तो चिकनी मिट्टी में पानी है वो बिल्कुल क्या करेगा? धीरे धीरे उसके क्या जाएगा? नीचे जाएगा। और उसके बाद वो अपना पूरा क्षमता लगा देती है ना, किसको? पानी को रोकने की। और हम उसको देखेंगे 2 दिन तक भी वो क्या नहीं होगी? सूखेगी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्ले सॉइल है, जो दोमट मिट्टी है, उसकी जल अवशोषण क्षमता तो क्या है? कम है, पर जल को धारण करने की क्षमता क्या है? ज्यादा है। किसान के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? जो जल को धारण क्या कर ले? लंबे समय तक कर ले, वो मिट्टी है वो क्या है? किसान के लिए लाभदायक होती है। तो ये दो चीज थी, जो जल अवशोषण थी और एक क्या थी? जल धारण क्षमता। अब एक आता है क्षेत्र क्षमता, या फिर इंग्लिश में तुम इसको पढ़ोगे फील्ड कैपेसिटी। क्या पढ़ोगे? फील्ड कैपेसिटी। मतलब जिस तरह से हमारी क्या है? क्षमता है, पढ़ने की क्षमता। जैसे मान लो कि 5 घंटे पढ़ सकता है, कि कोई 6 घंटे पढ़ सकता है, कोई 8 घंटे सो के 2 घंटे पढ़ेगा, है ना। तो वो क्या है? अलग अलग उसकी क्या होती है? क्षमता होती है। ये हमारी क्या
सोइल, है ना। ये हमारे क्या है, सोइल है। जब भी हम इसमें पानी डालते हैं तो पृथ्वी है वो अपनी तरफ से क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है, हमेशा नीचे केंद्र की ओर लगता है। ये मिट्टी, ये क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्र, क्या बोल देंगे, क्षेत्र, क्षमता बोल देंगे। जब इस क्षेत्र के द्वारा, जब इस मिट्टी के द्वारा इस पानी को क्या कर दिया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, मतलब नीचे नहीं जाने दिया जाता है, और अपने अंदर क्या कर लिया जाता है, होल्ड कर लिया जाता है, अपने अंदर क्या कर लिया जाता है, होल्ड कर लिया जाता है या धारण कर लिया जाता है, किसके विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विपरीत। तो उस जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी में जो भी जल अवेलेबल होता है वही पौधों को क्या करता है, मिलता है। जो भी पौधे पानी लेते हैं मिट्टी से, वो किस जल, जो क्षेत्र क्षमता में, क्षेत्र क्षमता से जो जल ग्रहण किया गया है वही क्या किया जाता है, पौधों को अवेलेबल होता है। तो फील्ड कैपेसिटी क्या है, क्षेत्र क्षमता क्या, वह क्षमता है किसी क्षेत्र की जो पृथ्वी के द्वारा लगे गुरुत्वाकर्षण बल के बाद लगने के विरुद्ध, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल है वो लग रहा है, हालांकि पानी को नीचे जाना चाहिए था, पर जो क्षेत्र की क्षमता है, जो सोइल की क्या है, क्षमता है उस पानी को रोकने की, उस क्षमता को ही हम क्या कह देते हैं, फील्ड कैपेसिटी या फिर क्या कह देते हैं, क्षेत्र क्षमता कह देते हैं। अगर ये क्षेत्र क्षमता न हो तो पानी क्या जमीन में रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा, और न ही हम लोग क्या करेंगे, खेती कर पाएंगे। एक होता है फील्ड कैपेसिटी और एक होता है मुरझान गुणांक। क्या होता है, मुरझान गुणांक। मुरझान गुणांक है या फिर विल्टिंग पॉइंट बोलो, विल्टिंग पॉइंट या मुरझान गुणांक। एक होता है अस्थायी मलानी, अस्थायी मलानी बिंदु, अस्थायी मलानी बिंदु। एक होता है स्थायी मलानी बिंदु, दूसरा क्या होता है, स्थायी मलानी बिंदु। अब अस्थायी और स्थायी मलानी बिंदु में क्या होता है, जिस तरह से मान लो ये हमारा पौधा है, ये जमीन है, ये इसकी जड़ें हैं, पानी इस स्तर तक नीचे चला जाए, पानी या नमी की मात्रा उस स्तर तक गिर जाए जिस स्तर में क्या हो, पौधे की जड़ें पानी लेने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए, और कुछ टाइम के लिए उसमें क्या आ जाए, विल्ट हो जाए, मतलब मुरझा जाए पौधा, तो हम उसको क्या कहेंगे, यदि हम उसमें पानी डाल दें और ये फिर से सही हो जाए तब तो हम उसे बोलेंगे अस्थायी मलानी बिंदु। अगर ये पानी डालने के बाद भी सही न हो और पानी का लेवल इतना नीचे गिर गया कि पानी डालने के बाद भी वो पौधा जीवित नहीं हो पाया, तो वो क्या होता है, स्थायी मलानी बिंदु। अस्थायी मलानी बिंदु और स्थायी मलानी बिंदु का मतलब यही है कि पौधे में या जमीन में पानी का स्तर क्या हो गया, इतना गिर गया कि वापस पौधा है वो जीवित नहीं हो पाया। अगर मान लो कि कुछ टाइम के लिए उसमें विल्टिंग आई है और हमने फिर टाइम रहते हुए पानी दे दिया, तो वो क्या है, टाइम रहते हुए पानी दे दिया तो ठीक होने की क्या है, संभावना है। पर अगर मान लो कि हमने बहुत लंबे टाइम तक उसको पानी ही नहीं दिया तो वो क्या है, स्थायी विल्टिंग पॉइंट उसका आ गया। तो ये 2-3 चीजें थी जो सोइल वाटर को समझने से पहले जरूरी थी। इसमें अब 3 तरह के क्या है, अब हमारे जो टॉपिक है उसमें ज्यादा है तो सोइल वाटर नहीं है, उसमें क्या है, 3 तरह के पानी है, आर्द्रता ग्राही पानी जल, आर्द्रता ग्राही जल, फिर है केसीय जल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण जल, या फिर हम उसको क्या बोल देंगे, सवतंत्र जल। आर्द्रता ग्राही जल क्या होता है, पहले तो जिस बल पे ये जल रहता है, जिस प्रेशर पे ये बल रहता है, उस प्रेशर पे क्या है, ये कितने प्रेशर पे बल रहता है, तो वो रहता है 31 से लेके 10,000 किस पे, एटमॉस्फेयर पे ये क्या है, जल धारण रहता है। केसीय जल है वो 1/3 बोलो या 0.3 से किस पे, 31 एटमॉस्फेयर पर ये जल उपस्थित रहता है मृदा में। गुरुत्वाकर्षण जल होता है वो कब रहता है, 0.3 या फिर इससे भी क्या है, कम, इससे भी कम एटमॉस्फेयर पे ये जल उपस्थित है, मृदा में ये जल उपस्थित होता है। जिस तरह से
ये मानो अपनी जमीन की क्या सतह, ये हमारे सॉइल के क्या कण। जब ये कण क्या हो, बहुत ही क्या हो, सूखे हो, जब ये कण क्या हो, बिल्कुल सूखे हो और वातावरण में उपस्थित नमी को क्या कर ले, ये ग्रहण कर ले, वातावरण में उपस्थित नमी को क्या कर ले, ये ग्रहण कर ले। और जो ग्रहित नमी है वो किस फॉर्म में रहती है, ज्यादातर वो किस फॉर्म में रहती है, वाष्प या फिर कहूं या फिर किस फॉर्म में रहती है, वो वेपर फॉर्म में रहती है। क्या पौधा वेपर फॉर्म में या वाष्प फॉर्म में जल ले पाता है, तो हम कहेंगे वो बिल्कुल भी नहीं ले पाता। जिस तरह से मान लो तुम ये समझ लो, ये तो पौधा है, पौधों की जड़ें कहीं ऐसे तो होती नहीं, कहाँ होती है, ऐसे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के बल के तरफ की जड़ों का क्या होता है, विकास होता है, तो यहाँ से ये पानी नहीं ले सकती। तो आर्द्रता ग्राही है ना, ऐसा जल जो आर्द्रता की वजह से मिट्टी ने क्या किया है, ग्रहण किया है, उस जल को क्या कहेंगे, आर्द्रता ग्राही जल कहेंगे। और ये जो जमीन की ऊपरी सतह पे उपस्थित मृदा कण होते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और ये फसल के लिए उपयोगी नहीं है। फसल के लिए क्या है, फसल के लिए उपयोगी नहीं है। हम बोल सकते हैं कि ये फसल के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये किसके, जो सोइल की अपर लेयर है ना, उस पे जो कण है उसके द्वारा इस जल को क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है, आसंजन बल के द्वारा इसमें यहाँ जल है वो उपस्थित रहता है। ये बहुत ही कम टाइम होता है जब लिक्विड फॉर्म में आता है, ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है, वाष्प फॉर्म में ही रहता है। ये फसल के लिए उपयोगी नहीं है। केशिकीय जल होता है वो कितने एटमॉस्फेयर पे रहता है, इस एटमॉस्फेयर पे रहता है। केशिकीय जल वो जल होता है जो क्या है, जो फील्ड कैपेसिटी, जो क्षेत्र क्षमता पे धारण किया हुआ जल होता है, जो किसके द्वारा, केशिकाओं के द्वारा धारण किया हुआ जल होता है। जिस तरह से ये है, और यहाँ पे जो माइक्रोपोर होते हैं, कौन से पोर, जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जो छोटे रंध्र होते हैं, उसके द्वारा क्या है, जितने भी रंध्र थे, मतलब जैसे मान लो कि 100 भाग थे मिट्टी के, 100 भाग में 25 भाग है वो किसके थे, माइक्रो रंध्र के थे। माइक्रोपोर से छोटे रंध्र थे, उसमें सब में क्या हो गया, जल भर गया। किसके विपरीत भरा है, गुरुत्वाकर्षण जल, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो जल भर गया है वो क्या है, केशिका जल। और जो केशिका जल है वही क्या होता है, क्योंकि पौधों की जड़ें यहाँ तक ही रहती है, तो ये क्या होता है, पौधों के लिए अवेलेबल होता है। ये क्या होता है, पौधों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि यही जल है जो पौधों को क्या करता है, मिलता है। ये कितने एटमॉस्फेयर पे रहता है, 1/3 से लेके 31 एटमॉस्फेयर पे ये जल क्या होता है, उपस्थित रहता है। और ये वो जल होता है जो क्षेत्र क्षमता में ये मृदा में क्या होता है, ये उपस्थित रहता है। और ये किस माइक्रोपोर में ये भरा हुआ रहता है। जब ये माइक्रोपोर, अब है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है वो, या समतल बल जल, तो इसमें क्या होता है, समतल जल बोलो या फिर गुरुत्वाकर्षण जल बोलो, इसमें क्या है, माइक्रोपोर है वो क्या है, केशिका जल से भर गया है। केशिका जल से माइक्रोपोर भर गया है, अब मैक्रोपोर खाली है, और मैक्रोपोर में टेम्परेरी रूप से ये पानी आ जाता है। क्या मैक्रोपोर से टेम्परेरी पानी जो आया है उसको पौधा ले पाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं ले पाएगा। और ये पानी है वो क्या कर दिया जाता है, वो पानी जो क्या है ऊपर जमीन के ऊपरी सतह पे क्या रहता है, जब बारिश आती है, जब फील्ड कैपेसिटी है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद जो पानी है वो बहने लगता है, वो वाला जल होता है, वो कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण जल या फिर क्या है, स्वतंत्र जल होता है। वो कौन सा होता है, स्वतंत्र जल या फिर गुरुत्वाकर्षण जल होता है, जो निकास, जो खेत से निकास योग्य होता है, और वो पौधों को अवेलेबल नहीं होता और न ही उसका कोई काम होता है। वो किस पोर में भरा होता है, क्योंकि माइक्रोपोर है वो केशिका जल से भर गया है, तो मैक्रोपोर में वो अस्थायी रूप से रहता है और उसको खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। और वो कितनी टेंशन पे रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है 0.3 से भी कम एटमॉस्फेयर रहता है। ऐसे बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव प्रेशर पे ये जो जल रहता है उसको क्या बोलते हैं, जो नकारात्मक प्रेशर पे जो बल पे जो जल रहता है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल रहते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि इसके ऊपर ऐसा
इसीलिए इसको समतंत्र जल बोलते हैं। समतंत्र जल किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर किसी का क्या हो, समतंत्र हो, मतलब इस पे पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। उस जल को क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण जल या समतंत्र जल। मतलब ये समतंत्र है, इस पे क्या पृथ्वी है वो अपना बल लगा पाएगी? नहीं लगा पाएगी, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, खेत से निकाल देते हैं। तो जो ये इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केशिका जल है वो या फिर क्षेत्र क्षमता है उस पे कौन सा जल अवेलेबल होता है, तो केशिका जल। कौन सा ऐसा जल होता है जो केशिकाओं में भरा रहता है, तो वो कौन सा है, केशिका जल। कौन सा जल है जो पौधे को मिलता है, तो वो केशिका जल। यही जल है जो पौधों को क्या होता है, अवेलेबल होता है या पौधों के लिए लाभदायक होता है। वो कितने एटमॉस्फेयर पे रहता है, तो 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर पे ये क्या रहता है, पौधे को अवेलेबल रहता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, आर्द्रता ग्राही जल, केशिका जल और गुरुत्वाकर्षण जल, जो क्या है 3 तरह के जल थे। हमने इसको पढ़ लिया है। सबसे ज्यादा यही से पूछा जाता है कि कौन सा जल है वो। हालांकि ये नहीं है कि ये नहीं पूछा जाता, बहुत बार गुरुत्वाकर्षण जल भी आया हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण जल है वो ऐसा जल होता है जो क्या होता है, निकास योग्य होता है, उसे पौधे द्वारा अवेलेबल नहीं होता।